अलैकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ ज़ुहुर लोलाबी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत मशरिक़ी वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ करेंगे। ईरान अमेरिका जंगबंदी का आज तीसरा दिन था, लेकिन जंगबंदी के बावजूद आज भी इजराइल की जारहियत बरकरार रही। इजराइल ने लिबनान पर हमले किए, जिस वजह से लिबनान में जानी नुकसान हुआ। दूसरी तरफ से आज की रात और कल का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने हैं। ईरान और अमेरिका का वफद जो है उनके दरमियान ये मुज़ाकरात होने हैं। जो अमेरिका का वफद उन्होंने तस्दीक की है कि वो वाशिंगटन से रवाना हो चुके हैं, लेकिन ईरान के वफद के हवाले से अगर तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन इतलात आ रहे हैं कि दोनों वफद अमेरिका और ईरान का, इनके दरमियान इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात होने हैं, जहां शहबाज शरीफ की दावत पर अमेरिका और ईरान के दरमियान हाई प्रोफाइल मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। अमेरिकी वफद की क़यादत अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी वफद में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बगीर गालिबाफ शामिल है। ये मुज़ाकरात हालिया 2 हफ्तों की जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने के लिए इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हुए तो फिर जंगबंदी में तोसी की जा सकती है, अमन की उम्मीद लगाई जा सकती है। ख़ासकर इन मुज़ाकरात में बातचीत होगी जंगबंदी के हवाले से, पाबंदियों के ख़ात्मे के हवाले से, खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से, ईरान के जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, और ख़ास बात होगी अबनाए हार्मज़ के हवाले से भी। जो ईरान ने 10 नुकात रखे हैं उन पर तफसीली बातचीत की जाएगी। इस मुज़ाकरात या इस अहम सफारती दौरे के पेश नज़र इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन को सील कर दिया गया है, जबकि शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत दी गई है। ये मुज़ाकरात आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, क्योंकि इनके नताइज मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल, आलमी तवानाई मंडी और बैनुल-अक़वामी सियासत पर गहरे असरात मरतब कर सकते हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात के पेश नज़र शहर भर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। पुलिस, नीम फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस इदारों की इजाफी नफरियाँ तैनात कर दी गई है। खास तौर पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव, अहम सरकारी इमारतों और उन होटलों के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है जहाँ गैर मुल्की वफूद के क़याम का इम्कान है, जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट्स कायम करके हसास इलाकों में नक़ल व हरकत पर कड़ी नज़र की जा रही है। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसी इतलात है कि ईरान अबनाए हरमज़ से गुजरने वाले टैंकरों से फीस यानी टोल वसूल कर रहा है, और इस पर उन्होंने तेहरान को खबरदार किया है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसी इतलात है कि ईरान अबनाए हरमज़ से गुजरने वाले टैंकरों पर टोल वसूल कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसा ना करे तो बेहतर है, और अगर ऐसा है तो इसे अभी रोकना चाहिए। हालांकि जो 10 नुकात एजेंडा है जिन पर मुज़ाकरात होने हैं, ईरान ने उसमें यह भी रखा है कि अबनाए हरमज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ पर वो टैक्स वसूल करेगा, जुर्माना आयद करेगा, फीस वसूल करेगा, और वो जो रकम है वो फिर तामीर नौ पर खर्च होगी। ईरान में जो तबाही हुई, अमेरिका और इजराइल ने जो तबाही की, उसकी तामीर नौ के लिए वो रकम खर्च होगी। लेकिन अमेरिकी सदर ने इस पर तनकीद की है, और ट्रंप ने ईरान पर तेल के टैंकरों को अबनाए हरमज़ से गुजरने की इजाज़त देने में नाक़िस काम करने का इल्ज़ाम लगाया और तेहरान को आर्ज़ी जंगबंदी के माहिदे की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि ईरान बहुत ही नाक़िस काम कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे तेल को अबनाए हरमज़ से गुजरने की इजाज़त देने बेईमानी होगी, यह हमारा माहिदा नहीं है। इधर ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर मजीद तख्त रवांची ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ा मौक़िफ़ इख्तियार करते कहा कि ईरान ऐसा कोई जंगबंदी माहिदा कबूल नहीं करेगा जो दुश्मन को दोबारा हमले की मोहलत दे। यानी इजराइल जो हमले कर रहा है लेबनान पर या ईरान पर, उन्होंने कहा कि इस सूरत में फिर जंगबंदी या मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीर और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि मुज़ाकरात ईरान के 10 नुकाती मनसूबे की बुनियाद पर होंगे। ईरान हमेशा सफारतकारी और बातचीत का हामी रहा है, ताहम ऐसी बातचीत कबूल नहीं जो गलत मालूमात और धोखाधड़ी पर मबनी हो, या जिसका मकसद ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी जारहियत की राह हमवार करना हो।
انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے اپنے دوست ممالک کو بھی واضح کر دیا کہ بغیر ٹھوس ضمانتوں کے کسی بھی جنگ بندی کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ماضی کی طرح دشمن کو دوبارہ منظم ہو کر حملہ کرنے کا موقع دینا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جو پہلی شرط مذاکرات کے لیے ایران نے رکھی ہے وہ یہی ہے کہ مستقبل میں بھی ایران پر کسی طریقے کا حملہ نہیں ہوگا، اس کی وہ ضمانت چاہتے ہیں۔ اور خاص مدعا یا معاملہ وہ ابنائے ہرمز کے حوالے سے ہیں کہ ایران چاہتا ہے کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز پر وہ جرمانہ عائد کرے گا، اسے ٹیکس وصولا جائے گا تاکہ اس رقم کو جو ایران میں تعمیری ناؤ کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ لیکن اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا یہ مذاکرات مثبت ثابت ہوں گی، کیا کسی حتمی نتیجے پر یا کسی ایگریمنٹ پر دونوں ممالک پہنچیں گے، اور اسی مذاکرات سے پھر آئندہ کا لاہ عمل طے ہوگا کہ جو پابندیاں ابھی فضائی پابندیاں مشرق وسطیٰ کے متعدد جو ملکوں میں ہیں اس کو بھی پھر ایک ایک کر کے ختم کیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ مذاکرات مثبت ثابت ہوتے ہیں، اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جلد ہی پہلے کی طرح امن جو ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امریکی صدر جے ڈی وینس جو امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ اہم امن مذاکرات کے لیے پاکستان روانہ ہونے سے قبل انہوں نے کہا کہ وہ ان مذاکرات کے حوالے سے پر امید ہے اور انہیں توقع ہے کہ یہ عمل مثبت ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایرانی قیادت خلوص نیت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے اور کھلے دل کا مظاہرہ کرتی ہے تو یہ خوش آئند پیش رفت ہوگی، تاہم اگر ایران کی کسی قسم کی چالاکی یا تاخیری حرب اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو امریکی وفد اس پر سخت موقف اپنائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انہیں واضح ہدایت دی گئی ہے اور انہیں رہنما اصولوں کے تحت مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے گا، جبکہ عالمی سطح پر ان بات چیت کو نہایت اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and آگے بڑھتے ہیں، بات جموں کشمیر کی کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ آغا سید حسن الموسوی الصفی صدر انجمن شرعی شیعہ نے کہا کہ امام خامنہئی کی شہادت کے بعد آج مرکزی امام بارگاہ میں یوم جہلی منایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور امام کے لیے دعائیں کی گئی۔ آغا حسن موسوی نے لبنان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے جاری حملے انسانیت کی صریح خلاف ورزی ہے اور خطے میں امن کے لیے بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ معظم آیت اللہ العظما سید علی حسین خامنہئی کے چہلم پر پورے دنیا میں مجلس ترحیم کا انعقاد ہوا ہے۔ یہ بالغانہ عقیدت ہے اس شہید رہبر معظم کے ساتھ جو انہوں نے پوری حیات میں جدوجہد کی عالم انسانیت کے سربلندی کے لیے، عدل و انصاف کے لیے۔ آج جو دنیا کا ماحول ہے، کچھ لوگوں نے ہتھیار کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر یرغمال کر رکھا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے حوالے سے جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انسانیت ہر انعام اور اعزاز سے بالا تر ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ لوگ نوبل انعام حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ اصل مقصد کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ انسانی تکالیف کا خاتمہ کیا جائے، امن کو فروغ دیا جائے اور تنازعات سے متاثرہ عوام کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت مثبت نتائج دے گی اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی راہ ہموار ہوگی۔ اللہ کا شکر کریے کہ جنگ بند ہو گئی ہے۔ اللہ کرے کہ جنگ آگے بھی بند ہو، امن آئے دنیا میں۔
اور ہم سب اس کا فائدہ اٹھا سکیں. سر جس طریقے سے پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو نوبل پرسکار سے آواز آ رہا ہے کہ انہوں نے میڈیٹ کیا. How do you see that? I don't see it. One Nobel Prize. One works for humanity. Those who demand Nobel Prize, unfortunate. There's a better prize. Cause of humanity. It is the humanity that is suffering. And it is the humanity that must be saved. میرویس کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے سری نگر کے تاریخی جامع مسجد میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا امید اور توقع کے ساتھ اسلام آباد کی جانب دیکھ رہی ہے اور ایسے کسی بریک تھرو کے منتظر ہے جو خطے کو مزید تنازعات سے بچا کر امن کے راہ پر ڈال سکے. میرویس نے کہا کہ کشمیری عوام جنگ اور تنازعات کی تباہ کاری کو بخوبی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ خود دہائیوں سے اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. انہوں نے زور دیا کہ پائیدار امن صرف سنجیدہ مذاکرات، انصاف اور باہمی مسائل کے حل سے ممکن ہے، طاقت کے استعمال سے نہیں. انہوں نے کہا کہ جب تک فلسطینی عوام کے جائز اور بنیادی حقوق کو تسلیم نہیں کیا جاتا مسئلے کا مستقل حل ممکن نہیں ہے. زانان کہ آز پور دنیا نظر اسلام آبادس کن، پاکستانس کن، یت انتظارس مز کہ پگاہ یس کت بات گژھن واجن ساری پیاران کہ یہ تصودم تو یہ ناجائز جنگ یس ایرانس پہ لبنانس پہ مسلط آو کرن یہ گژھِ ختم تو تصادم بجائے گژھِ امن بہار انشاءاللہ. جموں کشمیر مسلمان یتک عوام تہ پور اخلاص سان یہ ومید تھوان کہ امریکہ تو ایرانس درمیان یہ مذاکرات تم مذاکرات گژھن کامیاب تو بالآخر ایرانس اندر، لبنانس اندر، فلسطینس اندر اس ونکن ظلم گژھان یم تتہ اس وچھان کہ انسانی خون رک زیان گژھان تباہی تو بربادی یس تتہ کرن یہ تشدد گژھِ ختم تو لوکن میلہِ نجات تو انصاف گژھِ قائم انشاءاللہ. تو پتہ یوت تام جموں کشمیر کے لوکن تعلق یا یہ قیادت تعلق اس ہمیشہ یمہ کتھ ہند قائل روٗدمٕتۍ کہ جنگ و جدلو سۭتۍ چھُنہٕ کینٛہہ تہِ حٲصِل گژھان. اگر أسۍ پنٕنۍ تاریخ وٕچھو، ییٚمہِ خطٕچ تاریخ وٕچھو کہ ییٚلہِ 87 پٮ۪ٹھَے کۭتیٛاہ جنگ گٔے، کۭتیٛاہ اتار چڑھاو آیہِ، کۭتیٛاہ انسانی جانن ہُنٛد زیان سپُد، مگر مسائل روٗدۍ تٔتی. آگے بڑھتے ہیں. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر اس وقت ایک نہایت نازک مرحلے سے گزر رہا ہے اور نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی منشیات کی لعنت کے خلاف متحدہ عوامی تحریک کی ضرورت ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ 11 اپریل سے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت 100 روزہ بھرپور مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کی قیادت وہ خود کریں گے. یہ مہم پنچایتی سطح سے لے کر یونین ٹیریٹری سطح تک چلائی جائے گی اور اس میں معاشرے کے تمام طبقات کو شامل کیا جائے گا، جبکہ قانونی فوجداری اور بحالی کے پہلو پر بھی توجہ دی جائے گی. منوج سنہا نے کہا کہ ایک منظم سازش کے تحت نوجوانوں کو منشیات کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جسے ناکام بنانا ضروری ہے. انہوں نے بتایا کہ ایم اے اسٹیڈیم جموں میں بڑے اجتماع کے ساتھ اس مہم کا آغاز ہوگا جہاں منشیات کے خلاف عہد لیا جائے گا اور پد یاترا بھی نکالی جائے گی. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کیونکہ یہ کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. جبکہ انتظامیہ نے پولیس اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ایک جامع حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے تاکہ منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکے. جموں کشمیر آج ایک بہت ہی نرنائک موڑ پر کھڑا ہے. کچھ سازش کے تحت یہاں کی یوا پیڑھی کو
नशे की लत लगाना और पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ हुआ है। उसके पश्चात से जम्मू कश्मीर में भी नशा मुक्ति को लेकर के काफी प्रयास हुए हैं। गत वर्ष 2025 में एक बड़ा अभियान नशा मुक्ति का चला था। पुलिस और सुरक्षा बलों की भी कार्रवाई प्रभावी हो रही है। बावजूद इसके ये महसूस किया गया कि समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ करके नशा के खिलाफ, नशा तस्करों के खिलाफ एक जन अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जाए। इसकी एक व्यापक योजना तैयार की गई है और 100 दिनों का एक कार्यक्रम बना है। 11 अप्रैल को जम्मू के एमए स्टेडियम में सिविल सोसाइटी के सभी लोगों, सभी राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों, स्पोर्ट्स पर्सन और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया है। नशा मुक्ति के खिलाफ उस दिन हम संकल्प भी लेंगे और पदयात्रा भी करेंगे। ये पदयात्रा पूरे जम्मू कश्मीर में चलने वाली है। मैं आप सभी से इधर LG इंतज़ामी की जानिब से उठाए गए इस इकदाम को जम्मू कश्मीर के अवाम और मजहबी पेशवाओं ने खुश आइंद कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये कदम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को राह रास्त पर लाने में मददगार साबित होगा। इस हवाले से मशहूर आलिम दीन मौलाना अब्दुल लतीफ़ अलकंदी ने कहा कि नौजवानों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दिलाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि अखलाकियात को बेहतर बनाने के लिए दीनी तालीम से बड़ा और कोई हथियार नहीं है। बहरहाल हमारे इस्लाम ने हर खैर के पहलुओं को अप्रिशिएट किया है, उसको हौसला अफजाई की है। खैर के काम की तरफ जो भी बुलाए उसका हाथ बढ़ाया जाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो मनशियात हैं, ड्रग्स है, इसने हमारे समाज को, हमारे माशरे को, हमारे रिश्तों को, हमारे कारोबार को और हमारे सुकून को छीन लिया है। इस हवाले से इस सिलसिले में हर सतह पर काम होना चाहिए। घर की सतह पर, महल्ले की सतह पर, मस्जिद की सतह पर, समाज सुधार कमेटियों की सतह पर, मीडियाई जो हमारे फोरम्स हैं मुख्तलिफ, उनकी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम निकलने चाहिए। और अगर अब इस तरह गवर्नमेंट भी कोई गाइडलाइंस देता है तो इनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। अलबत्ता मैं एक बात आपको बताऊंगा कि ये जो मनशियात और ड्रग्स उस समाज में ज़्यादा पनपते हैं जिस समाज में बेरोज़गारी उरूज पर हो, नौजवानों के पास खाली वक्त पड़ा हो, वो काम के साथ नहीं जुड़े हों, या उन्हें बेकारी का खदशा हो, या उनको दीन की तरबियत ना हो, या उनको इल्म की कमी हो। तो इस हवाले से अगर हम चाहते हैं कि यकीनी तौर पर हम इस नासूर से कौम को निकालें तो हमें सबसे पहले तालीम का बंदोबस्त करना होगा। और तालीम में आप जानते हैं असली तालीम तो चलेगी ही। टू मी ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। पिछले 20 साल से हम देख रहे थे, इसकी कमी महसूस कर रहे थे। इससे ड्रग डी एडिक्शन सर्विसेज जो है वो रेगुलेट हो जाएगी और पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट की जो क्वालिटी है वो रेगुलेट हो जाएगी। और इसके अलावा जो ड्रग डी एडिक्शन सर्विसेज या सेंटर में जो दवाइयाँ यूज़ हो जाती है उन दवाइयों का रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ वेलकम स्टेप। और जो लॉन्ग पेंडिंग गैप थी इस डी एडिक्शन सर्विसेज में, उसकी ज़रूरत इसे पूरी हो जाती है और इससे डी एडिक्शन सर्विसेज की रिकॉग्निशन हो जाएगी। बिकॉज अभी हम देख रहे हैं एडिक्शन जैसे प्रॉब्लम है, जिस तरह एडिक्शन एज अ प्रॉब्लम हम फील कर रहे हैं, उसी तरह एक वेलकम स्टेप भी है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ऐसी चीज़ों को फ्रेम करना अभी वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि जो हम देखते हैं बढ़ते हुए ड्रग्स का रुझान जो बढ़ता है, कल भी आपके सामने आया ही होगा, बढ़ते हुए इनमें गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी, इस पे हम सराहना करते हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने इसकी गाइडलाइन फ्रेम की हुई है, ऐसा कोई एरा गैरा नहीं कर सकता है, क्योंकि इन्हें फ्रेम किया है इसमें कि MBBS होना चाहिए, रेलिवेंट फील्ड में इसका एक प्रॉपर डॉक्टरेट होना चाहिए, साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट। आपका खैर मकदम है। सीधा कुलगाम आपको ले चलेंगे, क्योंकि जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम से इस वक्त अफसोसनाक खबर सामने आ रही है, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है और सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बाग हुआ है। ये बड़ी और अफसोसनाक खबर कुलगाम के काजीगुंड से, जहां पर काजीगुंड के मनीगाम क्रॉसिंग पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है और इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बाग हुआ है, जबकि दूसरा नौजवान जो मोटरसाइकिल पर सवार था
बताया जा रहा है कि शदीद जख्मी हुआ है, जिसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल की आल्टो कार से टक्कर हुई, जिसके नतीजे में ये दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया और इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार की जान चली गई है। काजीगुंड में कौमी शाहराह पर मनीगाम क्रॉसिंग के करीब ये दिलखराश हादसा पेश आया है, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हुआ है। इत्तलात के मुताबिक मोटरसाइकिल जिसका नंबर बताया जा रहा है कि JK 20D1426 एक आल्टो कार से उस वक्त टकरा गई जब कौमी शाहराह से मनीगाम की जानिब ये जा रहे थे। टक्कर इतनी शदीद थी कि मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही दम तोड़ गया है। हादसे में और एक नौजवान को शदीद चोटें आई है, जिसे फौरी तौर पर JMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इधर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने मामले के हवाले से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और मज़ीद तहकीकात इस हवाले से जारी है। आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िला में इस दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया और इस दर्दनाक सड़क हादसे में जो मोटरसाइकिल सवार है वो मौका पर ही दम तोड़ गया है, जबकि उसका साथी इस हादसे में ज़ख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए JMC अनंतनाग मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट डायरेक्टर माई भारत निसार अहमद भट्ट की जानिब से माई भारत बजट के हवाले से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये खुसूसी प्रोग्राम 13 अप्रैल को SKICC श्रीनगर में मुनक़द होगा, जिसका मकसद नौजवानों को यूनियन बजट 2025 के हवाले से मालियाती आगाही फराहम करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस एक रोज़ा प्रोग्राम में नौजवानों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी, जहाँ उन्हें बजट, माशियत और माली मनसूबाबंदी के मुख्तलिफ पहलू से रोशनास कराया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि इस तकरीब की खास बात वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी वर्चुअल बातचीत होगी, जिसमें वो नौजवानों से बराह रास्त खिताब भी करेंगे। ये हमारा जो प्रोग्राम है बजट फर्स्ट का, इसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 13 अप्रैल को हमारे जितने भी बच्चे हैं जो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, जितने भी हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 22 डिस्ट्रिक्ट के लिए जिन्होंने ऐसे कंपटीशन में क्वालिफाई हुए हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये हमारे ये जो थ्रो पैनलिस्ट के जरिए जो क्वालिफाई हुए हैं वो यहाँ पे 11 तारीख को रिपोर्ट करेंगे। इनकी हमने अकोमोडेशंस का अरेंजमेंट डिफरेंट लोकेशंस पे किया हुआ है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी इसी सिलसिले में हम गए थे। ये हमारे 621 है पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। तो इसमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टार्ट हो गया है, मैं अपने डिप्टी डायरेक्टर जो हमारे साथ नितिन जी है, मैं ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया का विजन था कि युवाओं को पॉलिसी मेकिंग में हमने भागीदार बनाना है। तो जैसे ही बजट लॉन्च हुआ, बजट इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में, इसके बाद 3 फेब से बजट क्वेस्ट का ऑनलाइन क्विज स्टार्ट हो गया था। श्रीनगर के हैदरपोरा में वाक़ा जामिया अरबिया अशरफुल उलूम में शाम देर गए अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौका पर पहुंचकर आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में कामयाब हुई, जबकि आग बुझाने में मकामी लोगों ने भी एक अहम रोल अदा किया है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक वाक़े में फायर सर्विस अमले के एक एहलकार की ज़ख्मी होने की भी इतलात है, जबकि जो दारुल की इमारत है उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा है। ताहम आग लगने की वजूहात आखिरी इत्तला मिलने तक मालूम नहीं हो सकी। अल्लाह का शुक्र है, ये तो लिखा था अल्लाह ताला की तरफ से, बच्चे सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा स्टाफ असatiza ठीक है। जहाँ तक नुकसान के ताल्लुक है तो कुछ नहीं कह सकते, 2 मंजिला बिल्डिंग मुकम्मल ख़त्म है, मस्जिद शरीफ की 4थी मंजिल गुंबद सब खत्म है। अभी कुछ नहीं कह सकते, नमाज असर पढ़ रहे थे हम नीचे, उसी पर आग लगी असर नमाज पर, तो क्या कह सकते हैं। बहुत नुकसान है, 2 मंजिल इमारत जल चुकी है, मस्जिद का गुंबद 4थी मंजिल पूरी जल चुके हैं, कुछ नहीं कह सकते। पूरा उसमें आप समझ लीजिए खुद ही इतना बड़ा इदारा है, पूरा छत था, खिड़कियाँ
और कुरान शरीफ। देखिए जो स्टेट कंट्रोल रूम बटमालो है वहाँ पे हमें कॉल मौसूल हुई 6:09 पे। डिस्पाइट ऑफ ट्रैफिक कंजेशंस हमने जो है मल्टीपल स्टेशन से फायर टेंडर्स यहाँ मोबिलाइज किए। लगभग 7 से ज़्यादा फायर स्टेशन हमने यहाँ पे मोबिलाइज किए। लगभग 12 फायर टेंडर्स यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि एल शेप्ड बिल्डिंग है, काफ़ी मैसिव है, और इसका जो इसकी जो 4th स्टोरी और जो एटिक है इसका इन्वॉल्व हो चुका था। और नियर बाई लोकेलिटी में वी फेस्ड अ चैलेंज दैट देयर वाज नो वाटर सोर्स। उसके लिए हमने एडिशनल फायर टेंडर्स इसीलिए यहाँ पे मोबिलाइज करने पड़े। और जो हमने इस वक्त हम हैदरपोरा दारुल उलूम में मौजूद है। आपको बताते चले कि आज दिन में तकरीबन 6 बजे के करीब जो है आग की वारदात पेश आई है, और इदारे का इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है आप देख सकते हैं कि इदारा जो है वो आग में मुकम्मल तौर पर, जी हाँ कह सकते हैं कि इसमें जो आग की जो वारदात पेश आई है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस इदारे में देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन छत के साथ साथ जो 4थी मंजिला इमारत है वो पूरी इस आग की वारदात में पेश आई है। और इसमें अगर हम नुकसानात को लेकर बात करें तो आप देख सकते हैं कि मेरे विजय समीर आपको दिखाना चाहेंगे बच्चों का बिस्तर, चाहे इसके साथ साथ इनकी किताबें या खास तौर पर जो भी कोई एसेंशियल चीजें होती है कमरों में वो सारा डैमेज हो चुका है। और खास तौर पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे सेफर साइड है, उनको इवैक्यूएट किया गया है। उसके साथ साथ लोकल्स को लेकर मैं अगर बात करूं, इस इलाके में जितने लोकल्स हैं उन्होंने जिस तरीके से खास तौर पर इस आग को बुझाने का सपोर्ट फायर एंड अमले को किया है। जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है क्योंकि आग जो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, और एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर है। फिलहाल यहाँ पर आपको बताते चले कि ऑपरेशंस के जरिए जो है फिलहाल आग को कंट्रोल कर दिया गया है, मगर कह सकते हैं कि वसी कश्मीर गांदरबल के इलाके रहमा में हालिया इनकाउंटर के हवाले से पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए इसे फर्जी कार्रवाई करार दिया है। आज मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात के बाद उन्होंने दावा किया कि राशिद मुगल जो एक समाजी कारकुन और पीडीपी से वाबस्ता थे, उनको मुबैना तौर पर रिवायती लिबास में सिक्योरिटी फोर्स ने हिरासत में लिया और बाद में उन्हें फ़ौजी वर्दी पहनाकर असला रखकर मिलिटेंट ज़ाहिर किया गया। इल्तिजा मुफ्ती के मुताबिक अहलखाना ने बताया कि राशिद मुगल को चेहरे पर गोलियां मारी गई, जो किसी इनकाउंटर के बजाय सरद खून कत्ल की निशानदेही करती है। उन्होंने इस वाक़े पर सख्त सवालात उठाते हुए क़यादत की खामोशी पर भी तनकीद की और ख़बरदार किया कि अगर एक हफ़्ते के अंदर इंसाफ ना मिला और लाश वर्सा के हवाले ना की गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाएगा। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी पाई जा रही है, जबकि मकामी लोग शिफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रहे हैं और हुकाम की जानिब से ताहाल कोई तफसीली बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। राशिद मुगल साहब जो हैं, जिनको दिन दहाड़े यहाँ जो आर्मी है गांदरबल में उनका कत्ल किया, और मैं आपको इन आदमी के बारे में कुछ चीजें बताना चाहती हूँ क्योंकि कश्मीर में हमसे हमेशा प्रूफ माना जाता है कि अगर कोई बेगुनाह है आप हमें सबूत दीजिए। सबसे पहले ये एक ऑर्फन थे, यतीम थे, और आप देखिए यहाँ के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो हैं सोशल वेलफेयर का ये काम करते थे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या ये स्पेशल हेल्थ के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, राशिद मुगल साहब जो थे वो नेक इंसान थे, इनफैक्ट वो पॉलिटिकल भी थे, पीडीपी जो हमारी जमात है उनके वो वर्कर भी थे। 30 साल की इनकी अभी उम्र भी नहीं हुई थी। सुबह वो यहाँ निकले, खान ड्रेस में निकले, कमीज सलवार पहन के निकले, और जब उनकी बॉडी मिली तो उन पे हथियार प्लांट किए गए। वो ट्राउजर में मिले, शर्ट में मिले, जिस हुलिये से वो घर से निकले, जब उनको मारा गया दिन दहाड़े आर्मी ने मारा, और ये कह के पहले मारा कि ये फॉरेन मिलिटेंट है। तो आप मुझे बताइए, जो कश्मीरी आदमी हो, गांदरबल में उसकी पैदाइश हो, यहाँ का हो, वो अचानक से दिन दहाड़े कैसे आपने पाकिस्तानी मिलिटेंट बना दिया? मैं यहाँ पुलिस के खिलाफ बात करने नहीं आई हूँ, मेरी यहाँ फैमिली से बात हुई। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो पुलिस है उनका वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आर्मी है गांदरबल में दे हैव प्लेड अ डर्टी रोल। मेरे साथ यहाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं, इनका ये भी कार्ड है पीडीपी का, और आपको पता है इनकी जो व्हाट्सएप पिक्चर थी राशिद मुगल साहब की, वो हिंदुस्तान का झंडा था। तो मैं यहाँ एलजी साहब का शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपने एक इंक्वायरी बिठाई और आपने कहा एक हफ्ते में आप उस इंक्वायरी का जो नतीजा है वो सामने लाएंगे, लेकिन एलजी साहब फैमिली से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पे आई हूँ, राशिद मुगल साहब वाज एन इनोसेंट सिविलियन, जिनको यहाँ के आर्मी के किसी मेजर ने, ब्रिगेडियर ने, मुझे नहीं पता किसने मारा, दिन दहाड़े मारा। जब वो घर से निकले एलजी साहब, वो सलवार कमीज पहन के निकले, और जब उनकी डेड बॉडी मिली
तो पूरी उनकी बॉडी इट वाज रिडल्ड विद बुलेट्स, चेहरे को उनको पूरा स्पॉइल किया, बेल्ट तक जो आर्मर बेल्ट है फिरन तक पे वो लगाई, तो उनके ऊपर एविडेंस प्लान किया गया। कश्मीर वाहिद ऐसा स्टेट है इंडिया में जहां आप किसी बेगुनाह को आगे बढ़ते हैं। उधमपुर तहसील रामनगर में जिला का दर्जा देने के मुतालबे ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, जहां आज अवाम की बड़ी तादाद ने सड़कों पर निकलकर जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि रामनगर को फौरी तौर पर जिला का दर्जा दिया जाए। उनका कहना था कि इलाका तवील अर्से से नजरअंदाज हो रहा है और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना कर रहा है। मुजाहिरीन के मुताबिक इससे कबल मुकामी रुकन असम्बली भी इस मामले को उठा चुके हैं और अब अवाम भी इस मुतालबे के हक में यकजा हो चुके हैं। एहतजाज करने वालों ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने इनके मुतालबे को संजीदगी से ना लिया तो अवाम और नौजवान मजीद बड़े पैमाने पर तहरीक चलाने पर मजबूर होंगे। मैं मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूं जो हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए वक्तन वक्त हमारा साथ देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में हमने रामनगर सिटीजन काउंसिल की तरफ से जिला बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जो लगभग 1 महीना चला था। तब बसंतगढ़ के लोग और जो हमारे रामनगर के गांव हैं वो सभी लोग मिलकर उन्होंने हमारा साथ दिया था और हमने 1 महीना तक वो प्रोटेस्ट जो है वो जिला बनाने के लिए किया था कि जनूबी जिला कुलगाम, आरीगन टू झमगुंड और कताबल के रिहायशियों ने काबीना वजीर सकीना इतू का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने कताबिल फ्लड कंट्रोल बंड के अपग्रेडेशन के लिए 35 लाख रुपए मंजूर किए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि ये रकम जो कि CDF फंड से फराम की गई है न सिर्फ मौजूदा बंड को मजबूत बनाएगी बल्कि मुस्तकबिल में मुमकिन सैलाबी खतरात से इलाके को महफूज रखने में भी अहम किरदार अदा करेगी। मुकामी लोगों ने 2014 के तबाहकुन सैलाब को याद करते हुए बताया कि इस आफत में 100 से ज़ायद मकानात बह गए थे, जिसके बाद मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत चंदा जमा करके एक आर्जी कंक्रीट बंड तामीर किया था। उन्होंने वजीर सकीना इतू से इस अहम हिफाजती ढांचे की अपग्रेडेशन के लिए दरख्वास्त की, जिस पर मस्बत पेशरफ्त करते हुए उन्होंने 35 लाख रुपये मंजूर किए और इस वक्त इस मनसूबे पर काम जारी है। तमाम मुकामी लोगों का कहना है कि मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम की ज़रूरत है और उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर सकीना इतू से अपील की कि इजाफी फंड जारी किए जाए ताकि बंड को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। बसूरत दीगर ये इलाके मुस्तकबिल में सैलाब के खतरे से दो चार हो सकता है। वुनकन सारी जमीन कोटबलस मज बंड चलान अतनी वुनकन रहीस पजीर त, मगर बेसिकली 2014 बोट अस्तिल पे आमित वात कोटबल। कोटबलस मज 2014 सैलाब वोत तो मे बहुत स्टैंडस पे बे ओनमुत कट तो सह मोरम दरियाव गो ये साइडस, मगर पत लग पता दरियाव कथंदस गो ये सुबन वुच सुबन नेसुब अड़ गोतन खत्म कोर्मुत योताम कंक्रीट बंड प्रोटेक्शन वाल वुनकन अत कर वातनो 250 फुट ताम वस ताम योतन। और गवर्नमेंट शुक्रगुजार कि तिम विज विज अत मज मदद करान। तो इत रोज यह सोन यह इलाक यह रोज महफूज ये बंड ये ब्रो कुन तकरीबन 1 किलोमीटर ताम वात तेल ग सोन और बी सह क्रेटन मज क्या वुचमत क्रेट मज सारे प्रोटेक्शन बनान क्या। तो अगर गवर्नमेंट वुनकन मतलब अस मज अत मदद इंशाल्लाह करन इत मैडम जी शुक्रगुजार कि तमो दित इत पन्ने फंड मज 35 लाख रुपये ग्राउंड जीरोस पे वनो कि क्या वुनकन करो तम सदी करो तम सद तारीफ करो। मोन नाव गुलाम मोहम्मद भट्ट अड़ गोत बह रोजान तहसील पहल यह तथ जाए मौकस पे वुनकनस 2014 मज सैलाबन रोख कोर यह कुटबल अड़ गोतन मज बुथाल ठमगुंड तथ तुर नुकसान। तो पत कर जनाबो वक्त जंगलस मज 10-15 दोहन 15 दह बाद वो दो गवर्नमेंटन तुम दिमो 5 मरल जमीन कुन जाए दिमो 20 जाए बसन खतर। अस कोर पे गामस में मशवर ये मास्टर जी रूद साथस अम दोप ना 5 मरलन मज बाथरूम बनन बल्कि मकान हे बनित कह तो बसो कत मज अस कोर पे डोनेशन जमा
खिता चनाब डोडा के मलहरी इलाके के रहायशों में इस वक्त शदीद खौफ हिरास पाया जा रहा है, जहाँ मुसलसल मूसलाधार बारिश के बायस नेशनल हाईवे का नया तामीर शुदा हिस्सा शदीद मुतासर हो गया है। मुकामी लोग के मुताबिक सड़क को पहुँचने वाले नुकसान से करीबी घरों को संगीन खतरा लाहक हो गया है और अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो मज़ीद कटाव और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मुकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और ज़िला डोडा इंतज़ामिया से रुजू किया, लेकिन ताहाल कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उनके मुताबिक वो मुसलसल खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और या तो कंपनी मुतासरा हिफाजती दीवार को दोबारा मजबूत बनाए या फिर मुतासरीन को मुआवजा फराम करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। मुतासरा खानदानों ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अपील की। सर, आज से 2-3 साल पहले ये रोड थोड़ी डाउन हुई थी। मैंने डीसी साहब के पास एप्लीकेशन दी, उन्होंने NHDCL के GM के पास एप्लीकेशन सर गई उधर। वो इधर आए मौके पे, उन्होंने देखा, उनने सर मुझे ऐसे बहला के फुसला के उधर से निकाल दिया। बोला ये क्रेड वाल है, ये कभी ज़िंदगी में गिरती नहीं है और हम थोड़ा बहुत काम करेंगे। फिर सर उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कंक्रीट वगैरह डाली, कम से कम 1.5 मीटर रोड बैठ गई थी। उसके बाद कंक्रीट डाली, ब्लैक टॉप कर दिया, रोड लेवल कर दी। सर उसके बाद आज 10 दिन पहले फिर ये रोड बैठ गई। 10 दिन के बाद इन्होंने कंक्रीट आज फिर कंक्रीट की है, ब्लैक टॉप की है। उसके बाद सर आज फिर ये रोड से बारिश की वजह से रोड बहुत डाउन हो गई। कंपनी की पूरी गलती है। इन्होंने कितने बार उनको समझाया कि यहाँ ऐसे करो वैसे, इन्होंने सुने नहीं। देखो साइड पे जो बंदे बोलते हैं उनका वो प्रॉपर्ली काम करते हैं, तो ये बेचारे गरीब बंदे हैं, इनका कोई सुनाई नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि इनकी जो ये पूरा उखाड़ के यहाँ पे कंक्रीट वाल लग जाए। कंक्रीट बिलसक 4 मीटर के ऊपर ये क्रेड वाल कर दे तो कोई दिक्कत नहीं हमें। तो देखो सर ये रोड पॉसिबल हो सकता है, आप मुझे बताइए। तो परसों भी देखो बारिश हुई थी, बारिश में इनके बच्चे यहाँ रहे, तो कोई ये देखो ना गरीब की सुनाई है। हम यही चाहते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जिनका घर है बिल्कुल इस साथ में, और ये सड़क जो है जगह जगह से टूट रही है और जगह जगह से क्रैक हो चुकी है, और लगभग इस जगह पर आपको हम दिखाएंगे, इस जगह पर ही आपको पता लगेगा कि कितने बड़े बड़े क्रैक जो है इसको आ रहे हैं। और इस साइड से जब आप देखेंगे लगभग 1 मीटर के आसपास सड़क जो है बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। अगर ये नुकसान इनके घर तक पहुंच जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि फैमिली रात के समय सोई होती है और लगातार बारिश जो है डोडा के अंदर कहर मचा रही है। तो ऐसे में ये चाहते हैं कि इनकी सेफ्टी को देखते हुए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जिस कंपनी ने यहाँ पर काम लगाया है, जो इस इलाके के विधायक हैं, जल्दी से इनकी सुनवाई हो। पिछले 3 खिताई पीर पंचाल के ज़िला राजौरी में एक तालीम याफ्ता नौजवान बेरोज़गारी की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हो गया है। तालिब हुसैन नामी इस नौजवान ने मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद रोज़गार की भरपूर कोशिश की, मगर उन्हें कहीं भी नौकरी ना मिल सकी। मजबूरन उन्होंने अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। ताहम हाल ही में महकमा ट्रांसपोर्ट ने उनका ऑटो भी ज़ब्त कर लिया, जिसके बाद उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। तालिब हुसैन का कहना है कि वो इसी ऑटो के ज़रिए अपने घर का खर्च चला रहे थे, लेकिन अब ऑटो ज़ब्त होने के बाद पिछले 3 दिनों से घर में शदीद मुआशी बहरान पैदा हो गया है। ये वाक़या एक बार फिर खित्ते में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और नौजवानों को दरपेश मसाइल की अक्कासी करती हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशेद मलिक ने मुतासरा शहरी से बात की। आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की जिसकी कहानी सुनकर आप जरा सा मायूस होंगे, सोचने पर मजबूर होंगे, मगर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हौसला बुलंद करने वाली ये स्टोरी इसलिए क्योंकि मेरे साथ आज एक ऐसे नौजवान है जिनने मास्टर की हुई है, उसके बावजूद आज ऑटो ड्राइवर है। मगर ऑटो ड्राइवर होना भी कितना मुश्किल है वो भी इनसे बात करेंगे। पहले इनसे बात करने की कोशिश हम जरूर करते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा और दूसरा जानना चाहूंगा आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की और मास्टर किस सब्जेक्ट में कहाँ से की? जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने टाइम निकाल के आप मेरे पास यहाँ पे मेरी जज्बात की आपने कदर की, आप पूछने आया, आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी पहले मेरा नाम ये तालिब हुसैन मेरा नाम है। मैंने BA से अपनी डिग्री कॉलेज राजौरी से की है, उसके बाद इग्नू में सोशियोलॉजी में इग्नू में किया है मैंने MA। क्या तालिब कहीं अप्लाई नहीं किया जॉब के लिए? या सर अप्लाई करता रहा हूँ, लेकिन वो हम गाँव के रहने वाले उतने
ज़्यादा आगे कंप्यूटर में भी नहीं थे और कुछ भी, तो हमारा आर्मी में से तो कई बार और पुलिस में से भी मैंने हाइट की वजह से निकाल लेते रहे। तो बाकी सर यही है, थक हार के हमने फिर ऑटो ही लिया। मास्टर करने के बाद कोई मायूसी तो नहीं है आपके? सर मायूसी तो हुई बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले +2 के टीचर लग जाते थे, तो आपको पता है आजकल टीचर लगना भी कितना टफ हो गया। एकेडमी की है कुछ साल, उसमें क्या कोई 10,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 7,000 दे रहा है, और फिर खजाना हास्ता आपको घर में कोई काम पड़ गया, छुट्टियां होगी, तो उसकी वजह से आपकी जो सैलरी है वो कटौती हो जाती है, पीछे बचता है 7,000। तो 7,000 में पहले तो मेरा वक्त चल रहा था। अब जब से मैंने शादी की हुई है 2017 में मैंने शादी कर ली, अभी मेरे 4 बच्चे हैं सर, तो उनके लिए करना 7,000 में मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये ऑटो ले लिया था सर। ऑटो कब लिया और कब से चला रहे हो? सर ऑटो मैंने लिया है ये 4/9/2025 को लिया है, तो मेरे को तकरीबन ये 8वां महीना चल रहा है सर ऑटो लिए। कितनी मुश्किल आ रही है ऑटो चलाने? सर बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है, हर दिन कोई ना कोई ऑफिसर जो होता है वो रोकते हैं, हर कुछ है, मतलब हमारे लिए बहुत टफ है सर। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि ऑटो चलाना मुश्किल इसलिए मैंने कहा था क्योंकि ये तालिब हुसैन जो एक मास्टर डिग्री करने के बावजूद आज ऑटो ड्राइवर है, क्योंकि अपना घर बार पालना है इसने, मगर ये नौजवानों के लिए एक पढ़े लिखे नौजवान जो आज बेकार हैं और मायूस होते हैं, मगर ये मायूसी के बजाय इसने रोजगार की तरफ कदम बढ़ाया, मगर इसमें इसको बड़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। दुश्वारियां ये आ रही है कि पिछले 4 दिन से इसका ऑटो सीज किया गया, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि बच्चों की स्कूल की फीस जमा करवानी है, घर चलाना है, बहुत सारी मुश्किलें पेश आ रही हैं। किस कारण ऑटो आपकी सीज की गई? सर सीधी इस वजह से हुए हैं कि हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो कोटरंग का है, और बेसिकली मैं सोडापानी सियारत के पास का रहने वाला हूँ। अब पिछले 15 या 20 साल से मेरे भाई ने इधर जमीन ले रखी है, जिसमें मेरा हिस्सा भी है सारा कुछ, और हम यहाँ पे अब रहते हैं। तो बात ये है कि आधार कार्ड तो पहला बना हुआ है, उस पर एड्रेस वहाँ का है, तो इसलिए सर ये प्रॉब्लम है कि ये बोल रहे हैं कि आधार कार्ड का जहाँ का एड्रेस है वहाँ चलाओ। अब वहाँ पे अगर चलते हैं तो कैंटर वाले बोलते हैं आपका रूट परमिट कौन सा है। बकोरी वाली साइड जाएंगे 30 से 40 गाड़ियां जो मंदरगाली से चल रही हैं कोटरंका में, वो बोल रहे हैं भाई आप यहाँ पे क्यों आए, आपका तो सिटी का परमिट है, वो बोल रहे हैं आप सिटी में चलो। अब हम ना करें, वहाँ हमारी वो मिसाल होगी सर के धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, हमारे लिए अब कहीं जाने के मैं एक बात और बताऊं आरटीओ साहब, एक चीज देखें, ये पढ़े लिखे नौजवान, ये वो नौजवान हैं जिनने अपना घर बार चलाने के लिए ऑटो चलाना शुरू किया। हालांकि इन्होंने कभी शिकवा सरकार से भी नहीं किया और शिकवा अपने आप से भी कभी नहीं किया, क्योंकि मास्टर करने के बाद अगर ये नौजवान आज ऑटो चला रहा है उसमें इसको दुश्वारियां आ रही हैं। आरटीओ साहब इनकी तरफ एक नजर जरूर दें। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा। अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। ज़ुहुल लोलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।